हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में एक चैप्टर है आपका भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां। और ये जो टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम में है वो 3 नंबर का आने वाला है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पहुंचा दिए थे। अब देखो, इन वैज्ञानिकों के जीवन परिचय और उपलब्धियों के बारे में जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं उनको एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुश्रुत के बारे में। आपको पता है इस टॉपिक में जो वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं उनमें एक तो आपका है सुश्रुत, एक आपका है सुश्रुत के बाद चरक, एक आपका है सर सीवी रमन, एक आपका है होमी जहांगीर भाभा, एक आपका है डॉक्टर सलीम अली, एक आपका है पंचानन माहेश्वरी और एक आपका है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन वैज्ञानिकों में से आपकी बोर्ड एग्जाम में क्या है 3 नंबर के क्वेश्चन से आएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है और क्वेश्चन है वो छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में आपको 3 नंबर का पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुश्रुत के बारे में। देखो बच्चों, सुश्रुत है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु जोड़ श्रुत, सु जोड़ श्रुत। और सु शब्द का अर्थ होता है अच्छा, सु का मतलब क्या होता है अच्छा, और श्रुत का मतलब क्या होता है सुनना। जैसे हम छोटी क्लासों में जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमसे लिखवाते थे सुंदर लेख और श्रुति लेख, और हमें सुंदर लेख और श्रुति लेख का पता ही नहीं होता था कि सुंदर लेख क्या होता है और श्रुति लेख क्या होता है। तो श्रुति लेख क्या होता था, जिसको हम सुनकर लिखते थे वो आपका क्या होता था श्रुति लेख। तो सु शब्द का अर्थ क्या होता है अच्छा, जैसे सुपुत्र अच्छा पुत्र, सुमार्ग अच्छा मार्ग, सुदृष्टि अच्छी दृष्टि, सुव्यवस्थित अच्छे तरीके से व्यवस्थित। तो हम पढ़ रहे हैं सुश्रुत के बारे में, और सुश्रुत में हम पहला पॉइंट देखेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में। पहला पॉइंट क्या देखेंगे, जीवन परिचय। और सुश्रुत के जीवन परिचय के बारे में आपको 3 बातें हैं, उनको मोस्टली ध्यान में रखना है। नंबर 1, इनका जन्म कब हुआ था। देखो एग्जाम में नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। सुश्रुत का जन्म 600 शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म 600 शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म 600 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, शताब्दी का मतलब जानते हो आप, 100 वर्षों की समयावधि को, 100 वर्षों की समयावधि को शताब्दी कहते हैं, और 10 वर्षों की समयावधि को दशाब्दी कहते हैं। बच्चों ऐसा हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि सर साइंस पढ़ा रहे हैं और साथ के साथ हमें क्या बता रहे हैं, हिंदी बता रहे हैं। तो देखो सभी भाषाओं की जननी क्या है, संस्कृत को माना जाता है, लेकिन सभी जो विषय हैं उनका ज्ञान आप तभी अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हो जब आपको हिंदी का ज्ञान हो। तो इनका जन्म कब हुआ था, 600 शताब्दी ईसा पूर्व। दूसरा पॉइंट आपका आ रहा, देखो वंशज। जय का मतलब क्या होता है, जन्म लेना। वंशज, ये किसके वंशज थे, यानी किस खानदान से जुड़े हुए थे। तो आपको ध्यान में रखना है ये विश्वामित्र के वंशज थे। किसके वंशज थे, विश्वामित्र के वंशज थे। बड़ी बड़ी कंपटीशन की जो एग्जाम्स हैं उनमें हिंदी का जब पेपर होता है तो विश्वामित्र का संधि विच्छेद पूछा जाता है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद होगा विश्व जोड़ मित्र। ध्यान रखना ये अपवाद है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा, सुश्रुत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो धनवंतरी के आश्रम से प्राप्त की थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है वह धनवंतरी के आश्रम से प्राप्त की थी। तो देखिए बच्चों, विश्वामित्र के सुश्रुत के जीवन परिचय के बारे में आप 3 बातें याद रखेंगे। जन्म कब हुआ था, 600 शताब्दी ईसा पूर्व। किसके वंशज थे, ये विश्वामित्र के वंशज थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा वो कहां से प्राप्त की थी, धनवंतरी के आश्रम से। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ये तो इनका जीवन परिचय हो गया। अब हम पढ़ेंगे इनकी वैज्ञानिक उपलब्धियां। सुश्रुत की जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं उनमें आप पहला पॉइंट ध्यान रखना, संसार को सबसे पहले शल्य चिकित्सा का परिष्कृत का मतलब शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत ज्ञान सुश्रुत के द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, संसार को सबसे पहले शल्य चिकित्सा का परिष्कृत ज्ञान प्रदान करने वाले
प्राचीन भारत के वैज्ञानिक है वो कौन है? सुश्रुत। और शल्य चिकित्सा का मतलब आप जानते हो सब बच्चे, शल्य चिकित्सा का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन। क्या होता है? ऑपरेशन। ऑपरेशन के द्वारा या चीर फाड़ के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज किया जाना किस विज्ञान की चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा में आएगा? आपका शल्य चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आएगा। तो पहला पॉइंट आपका हो गया, संसार को सबसे पहले शल्य चिकित्सा का परिष्कृत ज्ञान प्रदान करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सुश्रुत। दूसरी बात देखो, सुश्रुत ने शल्य क्रिया में काम आने वाले अनेक उपकरणों के बारे में हमें ज्ञान प्रदान किया। इन्होंने लगभग 101 यंत्रों या उपकरणों का आविष्कार किया था। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने एक वैज्ञानिक है जोसेफ लिस्टर, इनसे कई शताब्दी पूर्व आपूर्ति दोष का विचार दिया। देखो क्या होता है, शल्य क्रिया के दौरान चिकित्सक के द्वारा जिन यंत्रों का या उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है और वो यंत्र या उपकरण यदि निर्जर्मीकृत, क्या नाम लिख रहा हूं मैं? निर्जर्मीकृत। ठीक है, निर्जर्मीकृत का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार का सूक्ष्म रोगाणु या जीवाणु या कीटाणु है वो शल्य चिकित्सा में काम आने वाले जो उपकरण है उन पर मौजूद नहीं होना चाहिए। इन्होंने आपूर्ति दोष का विचार दिया। आपूर्ति दोष, अगर शल्य क्रिया के दौरान काम में लिए जाने वाले यंत्र या उपकरण है वो निर्जर्मीकृत नहीं है या उन पर कोई भी रोगाणु या कीटाणु मौजूद है तो घाव नहीं भरेगा, मवाद पड़ सकती है। तो इन्होंने बताया कि शल्य क्रिया के दौरान काम में लिए जाने वाले जो हमारे उपकरण है उनको अच्छी तरह से निर्जर्मीकृत कर लेना चाहिए, यानी उनको अच्छे तरीके से गर्म पानी में गर्म कर लेना चाहिए ताकि उन यंत्रों पर या चिकित्सकीय उपकरण जो हैं उन पर कोई भी रोगाणु या जीवाणु या कीटाणु मौजूद है वो नष्ट हो जाए ताकि आपूर्ति दोष का खतरा न उत्पन्न हो। नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखना, इन्होंने शल्य क्रिया के दौरान रक्त का थक्का न जमे या रक्त के थक्के को जमने से रोकने के लिए विषहीन जोंकों का इस्तेमाल किया। विष का मतलब आप जानते हो जहर होता है और हीन का मतलब जिनमें अभाव पाया जाता है। ऐसी जोंक हैं उनका इस्तेमाल किया जिनमें जहर नहीं पाया जाता है। तो देखो इन्होंने रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए जो विषहीन जोंकों का इस्तेमाल किया था, तो इन्होंने इन्हीं जोंकों का इस्तेमाल क्यों किया? तो ये जो विषहीन जोंके हैं इनकी लार में हिपेरिन पाया जाता है और ये हिपेरिन क्या है? रक्त के थक्के को जमने से रोकता है। ठीक है, तो शल्य क्रिया के दौरान चीरफाड़ का काम किया जा रहा है और उस समय अगर उस पर्टिकुलर पार्ट पे रक्त का थक्का जम जाता है तो आगे जाकर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है या इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना, प्लास्टिक सर्जरी आप जानते हो शरीर का कोई भी अंग है उसको हूबहू बनाना या स्थापित करना या प्रतिस्थापित करना क्या कहलाता है? प्लास्टिक सर्जरी। आपने गणेश जी के बारे में सुना है, गणेश जी को आप देखते हो, इनके शरीर के जो पार्ट है उनको आप अच्छे से देखो, ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है? आपको पता है हाथी का लगा हुआ है। तो देखो प्राचीन भारत में भी क्या है? प्लास्टिक सर्जरी के कई उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है। ये स्वयं हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जिनकी प्लास्टिक सर्जरी करने में क्या थे? दक्ष थे या निपुण थे या कुशल थे, और ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो क्या लिख दोगे? ये स्वयं प्लास्टिक सर्जरी करना जानते थे। ये नाक, कान, होठ आदि अंगों की प्लास्टिक सर्जरी करते थे या करने में दक्ष थे, निपुण थे, कुशल थे या सक्षम थे। लास्ट पॉइंट जो हमें सुश्रुत के बारे में देखना है वो ये है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? सुश्रुत संहिता। और ये पुस्तक आज भी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक से हमें शल्य चिकित्सा की जानकारी प्राप्त होती है। शल्य चिकित्सा में कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं इन सब की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? सुश्रुत संहिता से। ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है?
एक नंबर के हिसाब से। अगर 3 पॉइंट बना के पूछेगा एक एक नंबर के, तो यहां से क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, नंबर 1, संसार को सबसे पहले शल्य चिकित्सा का परिष्कृत ज्ञान प्रदान करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उत्तर क्या लिख दोगे, सुश्रुत। नंबर 2, प्लास्टिक सर्जरी का पिता या जनक किसे माना जाता है। अगर छोटे रूप में प्रश्न पूछता है प्लास्टिक सर्जरी का पिता या जनक किसे माना जाता है, तो आप उत्तर क्या लिखोगे, सुश्रुत। नंबर 3, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए सुश्रुत द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए, तो आपका उत्तर क्या आएगा, सुश्रुत संहिता। या आपसे क्या प्रश्न पूछ लिया जाए कि सुश्रुत संहिता है, इसके लेखक कौन है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, सुश्रुत। या हमें क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़कर घुमाकर पूछ लिया जाए कि सुश्रुत के द्वारा रचित उस पुस्तक का नाम लिखिए जिससे आज भी हमें शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, सुश्रुत संहिता। या इस क्वेश्चन को और अन्य तरीके से आपसे पूछ ले कि सुश्रुत संहिता जो पुस्तक है इसकी आज क्या उपयोगिता है, तो इसकी आज क्या उपयोगिता है, इस पुस्तक के द्वारा हम शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये तो पॉइंट के रूप में क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर अकेला एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का इस टॉपिक से, तो वो कैसे पूछा जा सकता है और आपको क्या उत्तर लिखना है। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है संसार को शल्य चिकित्सा का परिष्कृत ज्ञान प्रदान करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। ठीक है, संसार में सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा का परिष्कृत ज्ञान प्रदान करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए और इनकी कोई 4 वैज्ञानिक उपलब्धियां लिखिए। क्वेश्चन क्या बन गया, संसार को शल्य चिकित्सा का परिष्कृत ज्ञान प्रदान करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए, 1 नंबर हो गया। इनकी कोई 4 वैज्ञानिक उपलब्धियां लिखिए, आधे आधे नंबर की क्या हो गई आपकी 4 वैज्ञानिक उपलब्धियां। और टोटल क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया आपका, 3 नंबर का। तो आप उत्तर लिखो, क्या लिखोगे, सुश्रुत। और फिर इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। या इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, प्लास्टिक सर्जरी का पिता किसे माना जाता है, और प्लास्टिक सर्जरी का पिता जिस वैज्ञानिक को माना जाता है उस वैज्ञानिक की कोई 4 उपलब्धियां लिखिए। देखो बच्चों, साइंस है ये मैं बहुत समय के बाद में पढ़ा रहा हूं। 2007 में मैंने साइंस पढ़ाया था, उसके बाद अब कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर वही समय हमें वापस दे दो, ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, क्लासेज नहीं लग रही हैं। अगर आप लोगों को साइंस का टॉपिक मैंने पढ़ाया पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कमी है तो आप मुझे अवश्य बताएं। ओके, टेक केयर।